नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के इतिहास में आज आप संगम काल को पढ़ेंगे। संगम का अर्थ होता है संघ या परिषद, मीटिंग कहते हैं जिसे। संगम काल में 3 मीटिंग हुई थी और इसमें कुछ पुस्तकें निकल के आई हैं। इन पुस्तकों में चेर, चोल और पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। संगम काल का संरक्षण पांड्य शासकों ने किया था प्रथम से तृतीय शताब्दी तक में। यहाँ पे 3 प्रमुख राजवंश थे। चेर केरल में रहा करते थे, चोल तमिलनाडु और पांड्य भी तमिलनाडु में रहा करते थे। हालांकि चोल जो है कुछ अपना कर्नाटक और इधर अपना आंध्र प्रदेश तक भी विस्तृत थे। इनका विभिन्न समय काल में अपना इनका विस्तार अलग अलग जगहों पे हुआ करता था, लेकिन प्रमुख क्षेत्र यही था। 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। इस संगम की एक भी पुस्तक नहीं मिलती है। अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य ब्राह्मण को दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। प्रथम संगम का संरक्षण पांड्य ने किया था। द्वितीय संगम, इसका स्थान कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और तोलकपियन ने किया था। द्वितीय संगम में एक पुस्तक निकल के आती है जिसे तोलकाप्पियम भी कहते हैं। इसमें तोलकाप्पियम में तमिल व्याकरण का उल्लेख मिलता है। तृतीय संगीति, इसका स्थान उत्तरी मदुरई में था और इसकी अध्यक्षता किए थे नक्कीरर ने। तृतीय बौद्ध संगीत से 2 पुस्तकें निकल के आती हैं, जिन्हें एतुतोकै कहा जाता है, जिसमें 8 भजनों का संकलन है। दूसरा पतुपातु, जिसमें 10 भजनों का संकलन है। यहाँ पे 4 प्रमुख लेखक हैं, जिनमें इलंगो अदिगल प्रमुख है। इनकी रचना है शिल्पाधिकारम, जिसमें कोवलिन और कन्नगी की कहानी है। यह एक महिला प्रधान पुस्तक है। इस पुस्तक को नुपुर की कथा या कहानी भी कहते हैं। दूसरे प्रमुख लेखक थे शीतलई सतनार। इनकी रचना है मणिक मेखलई। मणि जो है कोवलन और माधवी की बेटी है। इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और साध्वी बन गई। तीसरे प्रमुख लेखक है तिरुन्नतक देवर। ये एक जैन साधु हुआ करते थे, जिनकी रचना जीवक चिंतामणि है। जीवक चोल राजकुमार था। इसने 8 विवाह किया था और बाद में साधु बन गया। इसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है जीवक चिंतामणि को। चौथे लेखक थे तिरुवल्लुवर, जिनकी रचना कुरुल थी। चेर वंश दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम वंशों में गिना जाता है। तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का ही मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण और महाभारत में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य और अभिलेखों में इन्हें केरलपुत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक थे जैसे उदयनजेरल। इसने विशाल पाकशाला का निर्माण कराया था और महाभारत के योद्धाओं को भोज दिया था। दूसरा नेदुल जेलर या नेदुल। इसने यवन व्यापारियों को बंदी बनाया और उनको मुक्त करने के बदले बड़ी मात्रा में धन वसूला था। तीसरे थे सेन गट्टुअन। यह प्रसिद्ध शासक था। इसे लाल चेर और भला चेर कहा जाता था। चेरों की राजधानी वांजी थी, या वांची करूर थी। प्रतीक इनका धनुष हुआ करता था, जैसे चोल का प्रतीक बाघ था। चोलों की राजधानी उरैयूर थी। इनके प्रमुख शासक करिकाल थे। करिकाल बहुत प्रमुख शासक था और ये संगम काल एवं चोल का सबसे महान शासक था। करिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है जले हुए पैर वाला। अष्टाध्यायी में चोल वंश का उल्लेख मिलता है। महर्षि पाणिनि की है अष्टाध्यायी, उसी में इनका उल्लेख मिलता है। पांड्य शासक, इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प मछली थी। मेगस्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने पांड्य राज्य का उल्लेख किया था और उसे मारव देश बताया। मारव देश मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मेगस्थनीज के अनुसार मारव देश में हेराक्ट की पुत्री का शासन है। आगे देखें तो व्यापार वाणिज्य के बारे में। इनका व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छी अवस्था में था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। अरिकमेडु, जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, यहाँ से रोमन सिक्के मिलते हैं।
इनके लिए प्रमुख बंदरगाह तोंडी था, मुसीरी था, उरैयूर, बंदर, अरिकमेडु, पुहार और सालियूर हुआ करते थे। 7 बंदरगाह प्रमुख थे। ये बाहर से सोना मंगाते थे, चांदी, घोड़े, शराब, कांच, जवाहरात बाहर से मंगाया करते थे। इसके बदले ये सूती वस्त्र बेचा करते थे, मसाले बेचा करते थे, जिसमें काली मिर्च प्रमुख है, लकड़ी, कछुए, नील, इन सबको बेचा करते थे। चालुक्य और पल्लव में संघर्ष हुआ था। चालुक्य और पल्लव में संघर्ष हुआ था। अब देखिए, चालुक्य 3 थे। 3 प्रकार के चालुक्य हुआ करते थे। जैसे इधर वातापी, जिसके संस्थापक जयसिंह, कल्याणी, जिसके संस्थापक तैलप द्वितीय, वेंगी, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। बादामी के चालुक्य की बात करें, यहाँ पे इसका संस्थापक जयसिंह था। दूसरा शासक रणराग था और यह गदा युद्ध में निपुण था। रणराग गदा युद्ध में निपुण था। फिर पुलकेशिन प्रथम आते हैं, कीर्तिवर्मन प्रथम आते हैं। इन्हें वातापी का निर्माता कहा जाता है। मंगलेश इसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी थी। और इधर मंगलेश बहुत प्रमुख शासकों में एक गिना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, तो इधर आपने बादामी की गुफाएं सुनी होंगी, बादामी या वातिपी की गुफाएं, उसमें मंगलेश का बहुत प्रमुख योगदान है। वहाँ की चित्रकारी में, वहाँ के मूर्ति में, इसके निर्माण में। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया और उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया एवं अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना दिया, जिन्हें वेंगी के चालुक्य के रूप में जाना जाता है। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री वेनसांग इसे शक्तिशाली शासक कहता है। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कीर्तिवर्मन है और ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में है। ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से करता है। आगे प्रमुख शासकों में कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। दंतिदुर्ग ने इसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कल्याणी के चालुक्य, जिसकी स्थापना तैलप ने किया था, साहित्य में इसे कृष्ण का अवतार बताया गया है। दूसरे विक्रमादित्य छठवां विक्रमादित्य खष्ट, इसके दरबारी विल्हड़ और मेघातिथि थे। विल्हड़ की रचना विक्रमांक देवचरित है और मेघातिथि की रचना मिताक्षरा। ये मनुस्मृति की टीका है। सोमेश्वर तृतीय, यह एक विद्वान शासक था। इसने मानसोल्लास लिखा है। इसकी पुस्तक मानसोल्लास है, जिसमें शिल्प शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसमें भोजन बनाने की विधियां भी उल्लेखित की गई हैं। चालुक्य कालीन कला के बारे में, वातापी या बादामी में शिवालय और गुफाएं बनी। बादामी की गुफा जो प्रमुख है, ऐहोल में 70 मंदिर बने, जिनमें मैगुती जैन और लाड़खा माँ दुर्गा ये प्रमुख है। पट्टकल में 10 मंदिर बने, 4 नागर शैली में, 6 द्रविड़ शैली में। नागर शैली में पापनाथ प्रमुख है। द्रविड़ शैली में विरूपाक्ष और संगमेश्वर प्रमुख है। मैगुती जैन मंदिर का निर्माण रवि कीर्ति ने कराया था। पट्टकल के मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी महादेवी ने कराया था। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार चालुक्य शासक शिक्षा के व्यसनी थे। दुर्विनीत
जो है ये शब्दावतार है, इसकी रचना दुर्विनीत की रचना शब्दावतार है। और पंडित जयदेव, ये जैनेन्द्र व्याकरण इनकी रचना है। सोमदेव सूरी, इनकी रचना नीति वाक्यामृत है। कल्याण के कल्याणी के चालुक्य शासकों की रचनाएं यही हैं। ठीक है। पल्लव। पल्लव शब्द की उत्पत्ति पान से हुई है, पान पत्ता से हुई है। पल्लव शासक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। अभिलेखों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, जिनमें इसकी स्थापना सिंहवर्मा या सिंहवर्मन ने की है। प्रमुख शासकों में विष्णुगुप्त, ये हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त को पराजित किया था। दूसरे सिंह विष्णु किरात किरात अर्जुनीयम के लेखक भारवी इसके दरबार में रहा करते थे। महेंद्र वर्मन ने मत विलास नामक उपाधि धारण किया था। यह एक विद्वान शासक था। इसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और कापालिकों पर व्यंग किया गया है। दूसरी रचना इनकी भगवत दियम प्रहसन है। इसमें इसके समय में स्थापत्य कला के प्रथम चरण, जिसे महेंद्र वर्मन शैली का कहा जाता है, आरंभ किया गया। दूसरा शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मामल्ल की उपाधि धारण की और फिर मामल्ल शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। महाबलीपुरम में समुद्र तट के किनारे पहाड़ियों को काट काट करके इसने मामल्लपुरम नामक शहर बसाया, जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम कहा जाता है। इसने वहां रथ मंदिरों का निर्माण कराया। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया एवं वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इसने राजसिंह की उपाधि धारण की। इसके समय में मंदिर मंदिर स्थापत्य कला का तीसरा चरण स्थापित हुए। फिर बाद में आया था नंदीवर्मन, बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। पल्लवकालीन कला में द्रविड़ मंदिर स्थापना का आरंभ पल्लवकालीन कला में हुआ था। इसका विकास 4 चरणों में हुआ। एक महेंद्र वर्मन शैली, इस समय गुफाओं का निर्माण हुआ, उन्हें मंडप कहा जाता है। इसमें 1 या 2 कक्ष होते हैं। दूसरा नरसिंह वर्मन या मामल्ल शैली, इस चरण में 3 या 4 कक्ष वाले मंडप बने। महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिसे पांड मंदिर या सप्त पगोड़ा कहा जाता है, इसका निर्माण हुआ। ये सभी एकाश्म पत्थर से बनाए गए मंदिर हैं। इन मंदिरों की संख्या 8 है और इनमें प्रमुख मंदिर युधिष्ठिर का रथ या युधिष्ठिर मंदिर है, अर्जुन का रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये सबसे साधारण सबसे छोटा है, गणेश रथ और पिंडारी मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली, पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल ये था। इसमें क्या है कि छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके मंदिरों का निर्माण यहाँ पे आरंभ हुआ। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इसी शैली में बना हुआ है। इस शैली का प्रथम मंदिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर ही है। और कांची का कैलाश मंदिर भी इसी के समय में इसी शैली में बना हुआ है। नंदीवर्मन द्वितीय शैली, नंदीवर्मन द्वितीय शैली में ये पल्लव मंदिर स्थापत्य का इसमें पतन हुआ था। इस समय छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ, लेकिन लेकिन इनके अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख मंदिर वैकुंठ परिमल मंदिर और मुक्तेश्वर या मंगतेश्वर मंदिर, 2 मंदिर प्रमुख हैं, वैकुंठ परिमल और मुक्तेश्वर या मंगतेश्वर मंदिर। पल्लव काल में आलवार या नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया
और पल्लव शासकों ने शिक्षा के केंद्रों का निर्माण कराया जिन्हें घटिका कहा जाता था। पल्लव शासकों ने भारवी कवि भारवी जिन्हें कहा जाता है, इनकी रचना किरातार्जुनीयम थी, एवं दंडिन जिनकी रचना 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी है जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। कांची उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक। चोल चोल का संस्थापक चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और दूसरा प्रमुख शासक आदित्य प्रथम इसने पल्लवों को पराजित कर चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है। दूसरा प्रमुख शासक परांतक प्रथम, इसका उत्तर मेरुल अभिलेख मिलता है। इसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था। इसके प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन गांव स्वयं करता था। गांव को 30 भागों में विभाजित किया जाता था। 30 सदस्यों की इस समिति को सभा समिति कहा या उर कहा जाता था। सभा या समिति या उर कहा जाता था। सदस्य बनने के लिए 5 प्रमुख शर्तें होती थी इन योग्यताओं के साथ, जैसे स्वयं का मकान हो, 1.5 एकड़ कम से कम जमीन हो, वेदों का ज्ञान हो, आपराधिक प्रवृत्ति का न हो, एक सदस्य एक ही बार बन सकता था। लॉटरी का चयन बच्चे किया करते थे, लॉटरी माध्यम से ये हुआ करता था। परांतक द्वितीय, इसे सुंदर चोल के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। उत्तम चोल, पांचवा उत्तम चोल, इसने चांदी के सिक्के चलाए। उत्तम चोल ने चांदी के सिक्के चलाए। छठवां था अरिमोली वर्मन, इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। इसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था जिसे बलबन ने भी अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया था। इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह 1010 में बनकर तैयार हुआ था और 2010 में आरबीआई ने 1000 रुपये का इसमें सिक्का जारी किया था। राजराजेश्वर मंदिर अपने विमान या शिखर के लिए जाना जाता है। अगला शासक था राजेंद्र प्रथम। इसका समयकाल 1014 से 1044 ईस्वी। इस वंश का सबसे महान शासक था राजेंद्र प्रथम। इसने अपने पिता की नीति को जारी रखा। इसने महेंद्र पंचम की हत्या कर संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। इसने जावा, सुमात्रा, सुदीमन आदि क्षेत्रों को जीत लिया। इसने गंगा नदी तक सभी राज्यों को जीत लिया। पाल वंश के शासक महिपाल को इसने पराजित किया था। गंगा तक जाने के उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी, जिसके कारण इसने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर तथा गंगेचोल तालाब का निर्माण इसी ने कराया था। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र द्वितीय, इसका राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में हुआ था और 9वां अधिराजेंद्र, जनता ने इसकी हत्या कर दी थी। 10वां कुलैतुंग, इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। महत्वपूर्ण पॉइंट, चोल शासकों की विशेषता, ये स्थानीय स्वशासन इनकी प्रमुख विशेषता थी। बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी नौसेना बहुत विशाल थी। शैव धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। नटराज की मूर्ति इसी समय पे बनना आरंभ हुई थी। इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। चोल कालीन स्थापत्य कला, इस पे
चोल प्रभाव पड़ा था और पल्लव प्रभाव पड़ा था। जो पल्लव प्रभाव में था विजयालय, जिसमें नाट्यमलाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। चोल प्रभाव में जो बना राजराजा अरिमोली वर्मन, ये बृहदेश्वर मंदिर इसमें बना था। यह एक विशाल विमान के लिए प्रसिद्ध है, शिखर के लिए प्रसिद्ध है, और क्या नाम है कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा है। परांतक प्रथम श्रीनिवास मल्लूर में की कोरंगनाथ मंदिर है ये। इसका 4 मंजिल विमान है। इसमें सरस्वती, माँ दुर्गा व माँ लक्ष्मी की तरह सुंदर 3D मूर्तियां मिलती हैं। राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम इधर था चोलों में। तो राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से प्रसिद्ध है और गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों में ऐरावतेश्वर मंदिर और कंपारेश्वर मंदिर ये क्या नाम है कि प्रसिद्ध चोलकालीन मंदिर हुआ करते थे। ठीक है। चोलकालीन मंदिरों में नटराज, शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। दारा समुद्र विशाल मूर्तियों का केंद्र था। इन मंदिरों की दीवारों में धार्मिक चित्र मिलते थे। इसमें रामायण, महाभारत और भगवान शिव से संबंधित चित्र प्रसिद्ध हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में इधर गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे, इधर राष्ट्रकूट हुआ करते थे दक्षिण में, और पूर्व में पाल हुआ करते थे। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ही ये संघर्ष शुरू हुआ था और इनका मेन उद्देश्य था कन्नौज पर कब्जा करना। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। कन्नौज में आयुध वंश के शासक चक्रायुध और इंद्रायुध का शासन था। इन दोनों भाइयों में भी संघर्ष हुआ। अब गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देख लीजिए। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र या आदि पुरुष थे। गुर्जर गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इनकी आरंभिक राजधानी मंडौर थी। कालांतर में भीनमाल को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया। प्रतिहार प्रतिहार को द्वारपाल कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार को द्वारपाल कहा जाता है। प्रमुख शासकों में नागभट्ट प्रथम जो है, ये ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद को पराजित किया था। ठीक है। और इसी को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा है वत्सराज। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। अगला है मिहिर भोज। यह विद्वान शासक था। इसने आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। इसके समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। सुलेमान मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताया। सुलेमान देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। अगला शासक है महेंद्र पाल। राजशेखर इनके गुरु थे और इनके दरबारी भी थे। राजशेखर की प्रमुख पुस्तकों में काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण है। अगले शासकों में यशपाल है।
यशपाल इस वंश का अंतिम शासक है। अगला है राष्ट्रकूट वंश। इसकी संस्थापक दंत दुर्ग हुआ करते थे। प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है आपका एलोरा गुफा है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं भी स्थित है। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं का संबंध हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से है। एलोरा का कैलाश मंदिर एकाश्म मंदिर है। एक ही पत्थर से इसको काट के बनाया गया है। कृष्ण प्रथम ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी। अगला शासक अमोघ वर्ष। ये जैन मत का अनुयायी था। इसकी माता लक्ष्मी की भक्त थी। सॉरी, यह लक्ष्मी माता का भक्त था और एक विद्वान शासक था। इसने कवि राजमार्ग और रत्नामलिका नामक पुस्तकें लिखी थी। इसके दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, जैसे सक्तायन, जिनकी पुस्तक अमोघ वृत्ति है। जिनसेन, जिनकी पुस्तक आदि पुराण है। महावीराचार्य, गणित सार संग्रह इनकी पुस्तक है। अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रोवल्लय को रायचूर दोआब का राजस्व मिला करता था। चंद्रोवल्लभ को चंद्रोवल्लभ को रायचूर दोआब का राजस्व मिला करता था। कृष्ण तृतीय, इसने तावकोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। आगे देखिए, ट्राइपाइट संधि में पाल शासक, बंगाल के पाल शासक हुआ करते थे। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की है। इसका ये जो गोपाल था, ये चुन के बना हुआ था। पाल वंश अंतिम वंश था जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। बौद्ध धर्म के महायान। इसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया था। अगला प्रमुख शासक धर्मपाल। ये धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार कराया। इसने सोमपुरी बिहार, पहाड़पुर बिहार का निर्माण कराया था। गुजराती कवि सोंगल ने इन्हें उत्तरापथ स्वामी कहा। अगला शासक देवपाल है। देवपाल, उसके बाद फिर नारायण पाल, फिर महिपाल आता है। महिपाल पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। फिर रामपाल आता है। इसके दरबार में संध्याकार नंदी थे, जिन्हें रामचरित की रचना की थी। रामचरित में कैवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों का सांस्कृतिक योगदान। गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय मारू या मर गुर्जरा मंदिर स्थापना के निर्माण हुए। यह नागर शैली की उपशैली है। मीर भोज ने तेली का मंदिर, जिसे जो ग्वालियर फोर्ट में स्थित है, का निर्माण कराया था। तेली के मंदिर के आसपास से गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय की मूर्तियां, स्तंभ मिला करते हैं। इस समय ग्वालियर में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। बाड़ोली रावत भाटा में 8 मंदिरों का एक समूह मिलता है। इसमें गोमतेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर प्रसिद्ध है। ग्वालियर के पास बटेश्वर मंदिर समूह है, जिसमें 200 से अधिक मंदिर हैं। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष के 6 चरण थे, जो कि कन्नौज के लिए लड़े गए थे। प्रथम चरण में देखिए, वत्स राजा धर्मपाल के विरुद्ध हुआ था और वत्सराज जीत गया था। फिर दूसरा हुआ वत्सराज और ध्रुव,
धर्मपाल का लड़का था। सॉरी सॉरी, धर्मपाल का लड़का नहीं था, ध्रुव राष्ट्रकूट था। और इसमें ध्रुव जीत गया था, वत्सराज हार गया था। तीसरा चरण हुआ, नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर प्रतिहार था, और धर्मपाल जो कि पाल वंश का था। फिर से पाल हार गए और नागभट्ट जीत गया। फिर इस बार क्या हुआ कि नागभट्ट और गोविंद तृतीय में हुआ। इस बार राष्ट्रकूट हार गए। तो इधर ये जीतते थे क्या नाम, गुर्जर प्रतिहार पाल से, और फिर इधर राष्ट्रकूट पाल को हरा देते थे। राष्ट्रकूट को गुर्जर प्रतिहार को हरा देते थे। राष्ट्रकूटों ने तीसरे एवं चौथे चरण में हिस्सा नहीं लिया था। तृतीय चरण में मिहिर भोज और देवपाल के मध्य हुआ, देवपाल जीत गया। चतुर्थ में मिहिर भोज और नारायण पाल में युद्ध हुआ, मिहिर भोज जीत गया। पांचवें चौथे छठवें चरण में पाल वंश ने हिस्सा नहीं लिए, अब पाल थक गए। पांचवें में महेंद्र पाल जो है गुर्जर प्रतिहार था, और इधर इंद्र तृतीय था, तो इंद्र तृतीय जीत गया। छठवें में फिर महेंद्र पाल आता है, और इधर इंद्र तृतीय ये फिर से जीत गया। छठवें में लास्ट में इंद्र तृतीय जीत जाता है। राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कभी पराजित नहीं हुए। अंततः गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिए। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में तीन प्रकार की शैलियां हैं, एक नागर, बेसर और द्रविड़। तीनों शैलियों में मंदिर का निर्माण होता है, और मंदिर का प्रमुख भाग जो है वो गर्भगृह या मंडप हुआ करता है। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिका हुआ जो भाग होता है उसे मंडप कहते हैं। अर्ध मंडप अगला भाग होता है। फिर होता है अंतराल। अंतराल में क्या होता है, गर्भगृह एवं मंडप को जोड़ने वाला हिस्सा अंतराल कहलाता है। यहाँ पे परिक्रमा या प्रदक्षिण पथ हुआ करता था। नागर शैली, ये ऊंचे चबूतरे पे बनता था। इसकी शिखर जो क्रमशः ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। वर्गाकार गर्भगृह, गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा पथ। प्रमुख मंदिरों में सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में, फिर था कन्हैया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, अगले थे नहीं अगला मंदिर था मंगतेश्वर महादेव मंदिर। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो इनकी धार्मिक राजधानी थी, और महोबा इनकी राजनीतिक राजधानी थी। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में विशाल प्रांगण होता है, दक्षिण भारत की थी। भव्य गोपुरम होता है, पानी का तालाब, वर्गाकार गर्भगृह, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ, विमान जो अष्टकोणीय एवं पिरामिडाकार होता है। फिर अगला है, इसमें रथों का प्रयोग होता है। यहाँ पे रथों का प्रयोग होता था। प्रमुख मंदिर मीनाक्षी मंदिर मदुरई, और था विरूपाक्ष मंदिर जो कि आम्भी में था। बेसर शैली, यह मिस्र शैली था। इसका निर्माण चतर नागर शैली में हुआ, और फिर द्रविड़ शैली में। प्रमुख मंदिर में होयसल अग्रनार मंदिर। आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।